तो ये है हमारा पार्ट 2, पॉवर्टी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और मल्टी डायमेंशन चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी वीडियो है, और अगर आप क्लास 12th में नहीं है तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे वीडियो को देख सकते हो। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित में से कौन सी निर्धनता मापने के सूत्र दिए हैं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है आपका इसका। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास सेन इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स या स्क्वायर्ड पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये तीनों ही अमर्त्य सेन जी ने दिए हैं। अमर्त्य सेन जी को 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, और 1999 में भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने तीन, जैसे हमने अभी पॉवर्टी लाइन की बात करी ना पिछली वीडियो में, तो इसी तरह पॉवर्टी निकालने के लिए जो सेन इंडेक्स भी होता है और पॉवर्टी गैप इंडेक्स भी होता है, स्क्वायर्ड पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है। ये तीनों फॉर्मूला उन्होंने दिए हैं, क्योंकि पॉवर्टी जो है ना वो केवल रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। पॉवर्टी यानी निर्धनता के मल्टी डायमेंशन से, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति खाना भोजन कपड़ा वगैरह मकान वगैरह तो मिल रहा हो, लेकिन उसकी पॉलिटिकल तक एक्सेस ना हो, मतलब वो जीवन जीने के कई आयामों को, कई चीज़ों को उसकी एक्सेस ना हो, उसकी पहुँच ना हो, वो कर ना पाता हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी सही को छोड़ देना है। ठीक है, पढ़ते हैं जरा एक बार। पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या जो निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं उन्हें हेडकाउंट अनुपात कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, मान लीजिए हमारे देश में अगर 1 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, 1 करोड़ लोग यानी कितना हो गया ये 110 मिलियन, तो ये लोग हमारे क्या हो गए, हेड काउंट रेशियो हो गए। ठीक, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? सेकंड ऑप्शन कहता है निर्धनता रेखा के आंकड़े नीति आयोग देता है। बिल्कुल ठीक है। प्लानिंग कमीशन देता है। प्लानिंग कमीशन 2015 में क्या बन गया, नीति आयोग बन गया। हालांकि पहले प्लानिंग कमीशन देता था, जो कि 1950 यानी 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका काम था पॉवर्टी वगैरह के डेटा वगैरह देना और प्लानिंग के लिए और वो बनाना 5 ईयर प्लान वगैरह। तीसरा ऑप्शन है उपभोग व्यय से संबंधित आंकड़े जो है वो एनएसएसओ देता है, कलेक्ट करता है। एनएसएसओ जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब उसका नाम चेंज हो गया हालांकि, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। उसके बाद उसको मर्ज भी कर दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसका नया नाम है। इसका नया नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये कंजम्पशन के जो डेटा है अपने राउंड में जो है ये हर मतलब सैंपल सर्वे करते हैं और डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये भी ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं नीति आयोग की स्थापना 2016 में हुई है, तो ये गलत है और यही हमारा आंसर है डी, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 2015 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति आयोग के बारे में सही है, सही ढूंढना है। तो पहला है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है नीति की, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिल्कुल ठीक है। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तीसरा इसमें ऑप्शन है नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। फिलहाल के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रेसिडेंट हैं, यानी चेयरपर्सन हैं, यानी अध्यक्ष हैं। तो आंसर बनता है हमारा उपरोक्त सभी, यानी सारे ऑप्शन ठीक हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। इससे पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, और इसकी फुल फॉर्म आपको बताइए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, और इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत ढूंढना है, यानी सही को छोड़ना है। तो सही देखते हैं। पहला है कि एनएसएसओ की फुल फॉर्म दे रखी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अब उसे एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरा, एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई, बिल्कुल ठीक। तीसरा, 1970 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार ये मुख्य निर्धन राज्य थे। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार ये पुअर मतलब वो राज्य थे, स्टेट से, जिसमें से बाद में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में निर्धनता कम हो गई और ये इस पुअर स्टेटस था इसमें से निकल चुके हैं। अब फिलहाल में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ये पुअर उसमें आते हैं स्टेट में। नेक्स्ट को ऑप्शन है हमारा इसमें कि यानी ये तीनों लाइन हम तीनों पॉइंट ए बी सी हमारे ठीक हैं। तो चौथा पॉइंट देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, वो शायद गलत है। निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता एक ही बात है।
इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी दोनों अलग चीज़ है। एब्सोल्यूट पुअर जब आप मिनिमम नीड भी पूरी ना कर पाओ, और रिलेटिव पुअर जब आप दूसरों की तुलना में गरीब हो। अगर आप एक दिन का अर्बन एरिया में 1000 रुपये कमा नहीं पा रहे हैं तो आप गरीब हैं, लेकिन अगर आप एक दिन का वो एक महीने का एक व्यक्ति 1000 रुपये से ज़्यादा तो कमा रहा है, 2000 रुपये 10,000 रुपये, लेकिन 1 लाख रुपये कमाने वाले की तुलना में तो वो गरीब है ना। अगर कोई 10 लाख रुपये कमा रहा है और सोसाइटी में सारे लोग 10 लाख रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वो 1 लाख या 50,000 रुपये कमा रहा है, तो एब्सोल्यूट पुअर तो नहीं है वो निरपेक्ष पुअर तो नहीं है, निरपेक्ष निर्धन तो नहीं है, लेकिन वो सापेक्ष संबंधित रूप से रिलेटिवली तो पुअर है ना, दूसरों की तुलना में तो पुअर हुआ ना। तो सापेक्ष निर्धनता होती है जब हम रिलेटिवली पुअर माने जाते हैं, और एब्सोल्यूट पुअर जब आप बिल्कुल मिनिमम नीड भी पूरी ना कर पाएँ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में सही है। तो एक बार इसे पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देता है कि यदि एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमाता है जबकि उसके सभी मित्र 3 लाख रुपए प्रति महीना कमाते हैं तो वह सापेक्ष निर्धन है। बिल्कुल। रिलेटिवली पुअर जैसे कि पहले बताया था कि सापेक्ष निर्धनता वो होती है जब आप दूसरों की तुलना में गरीब हो। आप नॉर्मली एब्सोल्यूट पुअर नहीं हो, निरपेक्ष रूप से आप निर्धन नहीं हो, लेकिन आप रिलेटिवली सापेक्ष रूप से औरों की तुलना में गरीब हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ये सही है, हमें ढूंढना है सही। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि सापेक्ष निर्धनता असमानता के बारे में बताती है। बिल्कुल, इनइक्वालिटी के बारे में बताती है। मान लो जिस देश में इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रिलेटिवली लोग पुअर ज़्यादा होंगे। मान लो 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी। ये ए और बी कमाते हैं 100 रुपये 200 रुपये, जबकि सी और डी कमाते हैं 5-5 हज़ार रुपये। तो ए और बी तो गरीब हुए ना इनकी तुलना में। तो ये जो सापेक्ष निर्धनता होती है असमानता के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में बताती है, जो विदेशों में, जैसे ये ज़्यादातर विदेशों में देखी जाती है। मतलब इसकी जो अवधारणा अप्रोच का यूज़ है वहाँ किया जाता है, क्योंकि अपने देश में तो एब्सोल्यूट पुअर बहुत है, तो इन पर इनके लिए क्या बनाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इस अवधारणा का उपयोग ज़्यादातर विकसित देशों में अधिक होता है। बिल्कुल ठीक, तीनों पॉइंट हमारे ठीक हैं। पहला कि जब कोई व्यक्ति अपने सोसाइटी की तुलना में कम कमाता है, या फिर दूसरा इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताती है, इनइक्वालिटी के बारे में बताती है। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि ये डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा इसका यूज़ होता है, मतलब ज़्यादा इसको ऑब्जर्व किया जाता है या देखा जाता है। डी हमारा उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से निर्धनता के बारे क्या कारण हैं। तो आपको आपके चैप्टर में बताया गया है कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है अपने देश में। कारण बताइए पॉवर्टी का। ये 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है अक्सर कि पॉवर्टी निर्धनता के अपने देश में क्या कारण है बताइए। तो पहला कारण तो अपने देश में इनइक्वालिटी है। देखिए, कोई तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है कंपनीज़ में, कंपनीज़ के मालिक भी कमा रहे हैं, और कोई लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने देश में इनइक्वालिटी है, असमानता है। किसी के पास तो स्किल्स है, एजुकेशन है, कई बंगलो हैं, कई कार हैं, BMW है, OD है, सब कुछ है, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है। उसके पास ना पूंजी है, ना उसके पास स्किल है, ना उसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, ना उसके पास एजुकेशन है, ना ही उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना ही उसे फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। उल्टा वो बैंक से लोन तो ले नहीं सकता, आसपास के साहूकारों से ऋण लेता है, बट्टे पे ब्याज पे पैसा लेता है और उसमें फंस जाता है। कहने का मतलब है असमानता, इनइक्वालिटी, आय की असमानता जो है देश में निर्धनता का कारण है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक अपवर्जन, सोशल एक्सक्लूजन। कुछ लोगों को सोशल एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक अपवर्जन। जैसे SC ST OBC, तो ये जब पिछड़ी जाति के होते हैं तो इस कारण इनका क्या है, समाज में बहिष्कार होता है, जिसका कारण मतलब निर्धनता अपने देश में पाई जाती थी। हालांकि इसके लिए सरकार ने कोटा का निर्माण किया, मतलब वो किया, और कोटे के कारण इनको जो है मुख्य धारा में, जो मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो आप इसके साथ अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निर्धनता के कोई 3 कारण बताइए, उनकी व्याख्या करिए, और क्वेश्चन ये आ जाता है कि निर्धनता के 3 कारण बताइए, उनको ठीक करने के उपाय भी बताइए, तो जो कारण है उन्हीं का ठीक करने का उपाय भी बन जाएगा। जैसे पहला का कारण है कि अपने देश में आय में बड़ी असमानता है, तो आंसर मतलब उपाय क्या बनेगा कि भारत सरकार को या देश की सरकार को देश में आय की असमानता में कमी करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए। दूसरा बनेगा कि सामाजिक अवर्जन को कम करना चाहिए, और जिस तरीके से मतलब सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी है स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह ये सब प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा बेरोजगारी। अपने देश में बेरोजगारी जिसके कारण पॉवर्टी है। जब हमारे देश में क्या हुआ, आज़ादी हुई तो
अब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो प्रॉपरली नहीं दी गई। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, एग्रीकल्चर में ज़्यादा रोज़गार नहीं मिल पाए, हमारे देश का निर्यात एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया, हमारे देश में रोज़गार के अवसरों में कमी रही, रोज़गार के अवसर जल्दी अच्छी तरीके से उत्पन्न नहीं हो पाए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग लगना चाहते थे तो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिली, स्किल नहीं मिली प्रॉपरली, मतलब हर काम को करने की बड़ी कठिनाइयाँ थी, रेड टेप वो थी। रेड टेप बोलते हैं जब आपको काम करने में बड़ी सारे लाइसेंस लेने पड़े हैं, बहुत सारे मतलब वो करना पड़े। आज भी आप देखो तो अपने देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम काफ़ी मतलब इंडेक्स में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, क्योंकि काम को शुरुआत करने में, स्टार्टअप करने में कोई भी वो काफ़ी दिक्कत आती है। तो पहला कारण है हमारे देश में मतलब ये पहले मतलब निर्धनता भी, बेरोजगारी भी निर्धनता का कारण है। दूसरा, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई। क्या हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलने लग गई थी, तो आज़ादी के बाद जो हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई, तो उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाए, उनको प्रॉपरली उनको इंगेज नहीं कर पाए, उस इस जनसंख्या को स्किल नहीं दे पाए। जो जो वर्ल्ड चेंज हो रहा था, इतनी तरीके से रैपिडली चेंज हो रहा था, उस तरीके से उस जनसंख्या को हम स्किल नहीं दे पाए। तीसरा है इंडेटनेस। इंडेटनेस इंग्लिश में बोलते हैं इंडेटनेस, हिंदी में बोलते हैं ऋणग्रस्ता। हमारे लोग ऋण में के नीचे दबते चले गए, लोन ले लिया साहूकारों से और बट्टे के चक्कर में, तो इस वजह से उनका जो है ना लोन के चक्कर में वो फंस गए। तो ये भी, तो देखो एग्ज़ाम में अगर आपसे वो बोलता है स्पेसिफिकली, मतलब इस विशिष्ट रूप से बोलता है कि भाई मुझे ये बताओ निर्धनता के ये कारण कैसे हैं, तो आप जो भी बोले वो है समानता, असमानता, सोशल अवर्जन, बेरोजगारी या जनसंख्या ऋणग्रस्ता, जो बोले वो आंसर लिख देना। वो कहता है कि भाई अपनी तरफ से कोई 2 या 3 बता दो, तो अपनी तरफ से बता देना, ठीक। और उपाय होंगे, उपाय भी ये बन जाएंगे कि भैया अगर बेरोजगारी हम कम कर दें तो पॉवर्टी भी अपने आप कम हो जाएगी, पॉपुलेशन को हम किसी तरह इंगेज कर दें या कंट्रोल कर लें, या इनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड कर दें तो भी हो सकता है। भाई इतने बड़ा देश है और इतना बड़ा मतलब वर्ल्ड में सुपर पावर होना चाहिए था। ऋणग्रस्ता के लिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दें लोगों का, जिस तरीके से जनधन योजना स्टार्ट हुई थी और जिस तरीके से हमने जो हमारे देश में जो है बैंकिंग की हैबिट्स को बढ़ाया गया है, तो फाइनेंशियल जो वो हेल्प मिलनी चाहिए वो प्रॉपरली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से मिलना चाहिए। यानी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन किसे बोलते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हिंदी में बोलेंगे औपचारिक संस्था, यानी जो ये बैंक्स वगैरह होते हैं, साहूकारों से नहीं। तो आंसर हमारा बनेगा डी, यानी तीनों पॉइंट सही हैं। निर्धनता के यही कारण है, सारे ये कारण ही निर्धनता के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निर्धनता को कम या खत्म करने के या उन्मूलन के लिए, उन्मूलन मतलब खत्म करना के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। पहला है वही, जैसे कि अभी बोला था कि निर्धनता खत्म करने के भी वही उपाय हैं कि अगर हम असमानता में कमी कर दें, इनइक्वालिटी, अगर हम इनइक्वालिटी में कमी कर दें, हमारे देश में इतना असमानता ना हो कि गरीब इतना गरीब ना हो और अमीर इतना ज़्यादा गरीब ना हो, अमीर ना हो कि भाई वो तो बिना कुछ करे ही कमा रहा है, या फिर उस पर इतने बंगलो हैं, इतने फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंस का ये अनयूटिलाइज फाइनेंस रह रहा है या कैश रह रहा है, तो इनइक्वालिटी में थोड़ी कमी आ जाए जिस तरीके से भी। हाँ, गवर्नमेंट चाहे सब्सिडी दे या कुछ भी दे, जैसे भी करे। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर कर दे, कुछ लोगों के जो निर्धन होते हैं वो अपने स्वास्थ्य पे भी खर्च नहीं कर पाते, शिक्षा पे खर्च नहीं कर पाते, तो सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जो व्यक्ति है अगर वो बीमार पड़े तो उसकी स्वास्थ्य का वो हो जाए, इंतजाम हो जाए, और शिक्षा का इंतजाम हो जाए, उसको स्किल्स मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपने देश में अच्छा हो जाए, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह, कम्युनिकेशन से लेके जितनी भी चीज़ें हैं, उससे हमारे देश में FDI आएगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, अपने देश में फॉरेन कैपिटल आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, फॉरेन कंपनीज भी आएंगी, और अपने देश में एजुकेशन लेवल भी बढ़ेगा, हेल्थ लेवल भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, अपने देश में जो है रोज़गार अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो और तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि रोज़गार अवसर बढ़ें, तो ये भी एक उपाय है। रोज़गार अगर हम अवसर बढ़ा पाएँ, इंडस्ट्रीज़ लगा पाएँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दें। इतने ज़्यादा लोग अगर हमारे देश में इंजीनियर्स वगैरह ये सब पढ़ के लिख के अगर इनकी नौकरी लग जाए, या इंडस्ट्रीज़ लगा पाएँ, कोई स्टार्टअप कर पाएँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ पाएँ, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे नौकरी हो, या जिस तरीके से भी हो। तो अपने देश में अगर असमानता में कमी हो, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो, रोज़गार के अवसर बढ़ें, और जो हमने पीछे करे थे कि लोन फाइनेंशियल की जो है उसकी हो जाए, फाइनेंशियल की मतलब एक तरह से वो हो जाए, अरेंजमेंट हो जाए, प्रबंध हो जाए, तो इस तरीके से हमारे देश में जो है निर्धनता कम कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। उपरोक्त सभी आंसर हमारा डी आंसर है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व निर्धनता के क्या कारण थे। देखो 1947 से पहले क्या थे, तो ब्रिटिश शासन द्वारा जो औद्योगिकरण का विनाश किया हमारे देश में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमारी जो
प्रॉपर लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, जो हमारे देश में जो रोज़गार चल रहा था उसको ब्रिटिश शासन ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ को तबाह करके रख दिया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि हम तरक्की करें। उन्होंने हमारे फूड आइटम्स ख़त्म कर दिए। वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो अपने देश में ले गए, हमारे देश में फेमिन हो गया, मतलब अकाल पड़ गया। और आत्मनिर्भरता जो है, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे अपने फूड ग्रेन्स में, मतलब हमारी 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, फिर भी हमारे देश में निर्धनता मतलब फूड ग्रेन्स की कमी थी। वो इसीलिए थी क्योंकि हमारे देश का जो खाना था, भोजन था, ये जो सब सामान था, ये अंग्रेज़ अपने देशों में या अपनी जो दूसरे देश थे उनमें लेके जा रहे थे, जहाँ उनके सिपाही वगैरह जो भी होते थे, फौज होती थी। तीसरा ऑप्शन है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निकास। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, ब्रिटिश शासन वाले क्या करते थे कि हमारे देश में जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी से पैसा मिला, जो हमारे देश से उन्होंने पैसा कमाया, मतलब टैक्स के रूप में कमाया या जैसे भी कमाया, प्रॉफिट के रूप में कमाया, वो ले गए अपने देश। हमारे देश में ना तो खर्च किया, ना गरीब को सब्सिडी दी, ना गरीब पे उल्टा टैक्स लगा दिया। मान लो उसने कमाया, उसने 100 किलो गेहूँ उगाया मान लेते हैं, तो उसमें से 90 किलो तो वो यही ले गए, उसके पास क्या बचा 10 किलो। अब अगली बार वो 10 किलो कहीं बेचेगा, तभी तो वो अपने बीज खरीदेगा, खाद खरीदेगा, उसको इस लायक ही नहीं छोड़ा। तो हमारे देश का शोषण प्रॉपर्ली इन्होंने ब्रिटिश शासन ने किया, और निर्धनता के कारण यही थे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर दी, हमारे फूड ग्रेन्स को भी ले गए, हमारे ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। ये इंग्लिश में वर्ड है ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब ये हमारे देश का पैसा अंग्रेज़ अपने देश में ले गए, और हमारे इसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निकास। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन जो है हमारा, वो कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात निर्धनता के क्या कारण थे। अब देश की आज़ादी के बाद क्या कारण थे, तो पहला तो यही था, हमारे देश में असमानता बहुत थी, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम उन्होंने लागू करा था अंग्रेज़ों ने, और वो बाद में भी था, बाद में उसे ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसके अंश तो थे ही। किराए वाले किसान थे, कुछ किसान तो इतने अमीर थे कि जिनके पास बड़े बड़े खेत थे, और इतने सारे खेत थे जिस पर वो खेती भी नहीं कर पाते थे, और कुछ किसानों के पास बिल्कुल भी खेत नहीं थे। सामाजिक अपवर्जन हुआ था, सोशल एक्सक्लूजन, कुछ पिछड़ी जातियाँ थी, उनको जो है उनका बहिष्कार करते थे लोग, और इनडेटनेस में कर्जे में फंस जाते थे लोग। साहूकार क्या करते थे, लोन कर्जा दे देते थे, वो उल्टा सीधा हिसाब लगा के, रॉन्ग कैलकुलेशन करके और गिरवी रख के चीज़ों को, और उनको परेशान करते थे, किसानों को या गाँव के लोगों को। तो ये सभी कारण थे आज़ादी के बाद निर्धनता के। दूसरा है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, हमने इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था, और रोज़गार अवसर में भी कमी थी। हमारी जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से नहीं बढ़ी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी नहीं बढ़ी, और अपने देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्टार्टअप या इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, या इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, एजुकेशन नहीं थी, स्किल नहीं थी, हेल्थ नहीं थी, स्टार्टअप नहीं थे, बिजनेस नहीं थे, मल्टीनेशनल कंपनीज भी नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी। तो आप ये सभी सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना कि अपने देश में सारी चीज़ों की कमी थी, जिसके कारण देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे देश में निर्धन लोग थे। तीसरा पॉइंट है निम्न विकास दर। देखो, अगर अपने देश में लो डेवलपमेंट रेट ना होता या ग्रोथ रेट नहीं होती, तो भी हो सकता है हम पॉवर्टी को ख़त्म कर पाते। अपने देश में ग्रोथ रेट भी बहुत कम थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज कमा रही थी, जिनकी वजह से एक तरह से ग्रोथ रेट आती है निकल के, या फिर जो अपने देश में एग्रीगेट तौर पर जो ग्रोथ रेट बढ़ती है, वो भी बहुत कम थी। अब अपने देश में लो डेवलपमेंट रेट था, जिस हिसाब से चाइना ने तरक्की की, जिस तरह हिसाब से और देशों ने तरक्की की, उस हिसाब से हम डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ रेट नहीं आ रही थी। तो उस वजह से भी हमारे जो देश में है ना, पॉवर्टी को ख़त्म हम नहीं कर पाए। दूसरी बात है महंगाई। अपने देश में एक तो ये था कि ग्रोथ रेट बहुत कम थी, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ महंगाई बहुत थी, इन्फ्लेशन। अब वही बात है कि जो अमीर है उसने वो स्टॉक करता था, या जो भी करता था चीज़ों को जमाखोरी वगैरह करना, महंगाई करना, या कोई भी चीज़ है उसका उत्पादन कम में करना, या जो भी है, इस हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा थी। तो ये सभी कारण थे आज़ादी के बाद। अपवर्ड सोशल एक्सक्लूजन, इंडेटनेस यानी ऋणग्रस्तता, किसान जमींदारी सिस्टम और असमानता, जनसंख्या, रोजगार अवसर में कमी, निम्न विकास दर और महंगाई, सारे आंसर है हमारे, यानी उपरोक्त सभी, डी आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए कौन सी अवधारणा अप्रोच को अपनाया है। तो देखो 3 अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच है अपनी विकास लक्षित अप्रोच, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डेवलपमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। एक तो होती है ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे। अगर हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो हमारे देश में खुद ही खुद पॉवर्टी खत्म होती चलेगी। ये अवधारणा है, अप्रोच है। तो ये अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाई कि हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे। दूसरा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, हिंदी में बोलते हैं निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम, इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी एलिविएशन। इसकी स्पेलिंग देख लेना आप, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ।
प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो होते हैं गवर्नमेंट इनको भी अपनाती है, यानी स्पेसिफिकली गरीबों के लिए योजना बनाती है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो गया, या फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, स्वर्ण जयंती जो है ग्रामीण रोजगार योजना हो गया। बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो मनरेगा हो गया, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस तरीके से सारी है। और तीसरा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, न्यूनतम आवश्यकता। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रोथ वाला भी अपना लिया और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी अपना लिए। इसके बाद गवर्नमेंट सोचती है कि जो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, भोजन, मिनिमम नीड्स भी नहीं मिल पा रही, तो क्यों ना हम इनको मिनिमम नीड्स प्रोवाइड कर दें, किसी तरह उनकी भोजन, कपड़ा, इनकी व्यवस्था करते हैं, किसी तरह इनको इनकी बेसिक नीड्स पहुंचा दें, तो हो सकता है वो लोग भी पॉवर्टी से किसी तरह निकल जाएं। अगर हम उन्हें बेसिक नीड पूरी कर दें, उनकी बेसिक भोजन, कपड़ा, मकान दे दें, उन्हें बेसिक शिक्षा दे दें, बेसिक उनको हेल्थ दे दें। तो आंसर है डी, गवर्नमेंट ने तीनों अप्रोचेस को अपनाया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से किस योजना में स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।